स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, जिसमें सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 12 बजे की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अमित शाह बिहार और असम में संभालेंगे बीजेपी की कमान। जेपी नड्डा तेलंगाना में करेंगे जनसभा। कर्नाटक में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र के वारजे क्षेत्र में एक साथ गरजेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने भी तेज की प्रचार की धार। यूपी में अखिलेश और मायावती भी मैदान में डटे। लखनऊ और अमेठी से नामांकन भरने से पहले राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने की पूजा। अमेठी में अभी कांग्रेस की ओर से सस्पेंस बरकरार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मंत्रालय की शिकायत पर एक्शन में पुलिस। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दोनों ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन आज से सऊदी अरब के दौरे पर। गजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधक की रिहाई के प्रयासों पर करेंगे चर्चा। और खेल की खबरों में थॉमस कप में भारतीय टीम की जीत का सिलसिला जारी। ग्रुप दौर के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 5-0 से दी करारी शिकस्त। और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी तमाम खबरों की। 400 पार के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री काफी फोकस कर रहे हैं ताकि 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के हक में माहौल बनाएंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और पुणे में विशाल जनसभाएं करेंगे। सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा महायुति उम्मीदवार राम सातपुते के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी होम ग्राउंड में जनसभा करेंगे और उसके बाद उदयन राजे भोसले की प्रचार सभा सतारा में होगी। उसके बाद में पुणे की सभा शाम 5:45 बजे रेस कोर्स मैदान में होगी। और वहीं 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आज पुणे के बारजे क्षेत्र में संयुक्त रैली होनी है। दोनों दिग्गज नेता मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और यहां पर उनका मुकाबला अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ है। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद बारामती में ये पहला चुनाव है जिसमें अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होने का फैसला किया और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए। इसमें खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र में 3 रैली करने जा रहे हैं, जिसमें एक रैली पुणे में भी होगी। लखनऊ लोकसभा सीट से देश के रक्षा मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पर्चा भरने से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ रोड शो भी किया। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होगा।
और लखनऊ के अलावा अमेठी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई सांसद स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना होने से पहले अपने आवास पर ही पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने पर्चा भरने से पहले एक रोड शो भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। अमेठी में आपको बता दें कि 5वें चरण के तहत यानी 20 मई को मतदान होना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजा महाराजाओं वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं वो भारत की विरासत पर कभी गर्व महसूस नहीं कर सकते। मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। राहुल जी बोलते समय क्यों और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर राजनाथ सिंह इस वक्त नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीसरी बार चुनावी मैदान में है राजनाथ सिंह और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो उससे पहले रोड शो भी करते हुए नजर आए और सीधे तौर पर देखा जाए तो तीसरी बार चुनावी मैदान में है राजनाथ सिंह। लखनऊ से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। 5वें चरण में मतदान होगा और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त राजनाथ सिंह और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त उनके साथ में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो लखनऊ सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उससे पहले प्रचार भी करते हुए नजर आए। लखनऊ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अपना रोड शो निकाला और उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब जो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस वक्त योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज नामांकन भरते हुए कई दिग्गज नेता नजर आने वाले हैं और अमेठी की अगर हम बात करें तो वहां से स्मृति ईरानी आज नामांकन भरती हुई नजर आएंगी। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर ही पूजा अर्चना भी की और अब जो तस्वीरें हैं वो राजनाथ सिंह की हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लखनऊ से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीसरी बार चुनावी मैदान में है लखनऊ सीट से। दरअसल इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है और उस 400 पार का जो नारा दिया है उसको पार करने के लिए सीधे तौर पर हर क्षेत्र पर सीधा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का कि कहीं से भी कोई कोर कसर ना रह जाए। और इसीलिए जब नामांकन भरने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकलते हैं तो उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इससे पहले मंदिर में पूजा आराधना करते हुए भी रक्षा मंत्री नजर आए थे हमें। इस बार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिलहाल नामांकन भर रहे हैं। इस वक्त कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये नियम है कि एक साथ 5 लोग ही वहां पर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने समर्थकों को नहीं लेकर जा सकते। तो वहां पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें 5 ही लोग आपको नजर भी आ रहे होंगे।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त लखनऊ सीट से अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में फोन लाइन पर विकास इस वक्त जुड़ गए हैं। अब विकास, ये सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त नामांकन भर रहे हैं और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं वहीं पे। बिल्कुल, दोनों लोग साथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक पूरे मार्ग पर आज जोरदार स्वागत किया कार्यकर्ताओं ने। ये दर्शा रहा था राजनाथ सिंह जी जब यहाँ नामांकन कर रहे हैं हैट्रिक लगाने के लिए। पिछली 2 बार से लगातार 2 लोकसभाओं से 14 और 19 में राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी जीत लखनऊ से दर्ज की थी और लखनऊ वासियों का प्रेम आज उनके रोड शो में झलक रहा था। किस तरीके से राजनाथ सिंह को वो अपना मानते हैं और साथ साथ तमाम बड़े नेता उनके साथ थे, लेकिन तमाम सारे उनके समर्थक और नेता उस पूरे रोड शो इस स्वागत में मौजूद रहे। और ये बात दर्शा रहा है कि खासतौर से लखनऊ में जो आज नामांकन है, लेकिन परिणाम के दृश्य भी कुछ ऐसे ही झलक रहे थे, क्योंकि लखनऊ सीट हम देख रहे हैं 91 से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और 2 बार राजनाथ सिंह जी हैं और इस बार तीसरी बार हैट्रिक उनकी लगेगी, ये माना जा रहा है। उनके समर्थकों द्वारा जो उत्साह नजर आ रहा है और हमने देखा राजधानी लखनऊ में किस तरीके से काम किए गए। एक काम की राजनाथ सिंह प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ पर आउटर रिंग रोड हो, यहाँ पे फ्लाईओवर हो, तमाम सारे जो काम हो, राजनाथ जब भी यहाँ पर लगातार आते रहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र और एक एक काम पर बारीकी से नजर रखते हैं कि कार्यकर्ता को बारीकी से जानते हैं। यही स्नेह, यही प्रेम, यही लगाव उनका दर्शा रहा था रोड शो में कि हर एक व्यक्ति चाह रहा था कि जब उनके सांसद नामांकन करने के लिए आ रहे हैं तो वो पहुंचकर अपनी वहां उपस्थिति जरूर दर्ज कराए। तो निश्चित रूप से राजधानी लखनऊ में राजनाथ सिंह ने यहाँ नामांकन किया है तो ये दर्शाएगा इस बात को कि सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे प्रदेश को और यहाँ पर राजनाथ सिंह को यहाँ पर जिस तरीके से प्रेम यहाँ की जनता करती है, यहाँ पर जो 10 साल से लगातार जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, मैन टू मैन बना के रखे हैं, ये साफ दर्शा रहा था, साफ झलक रहा था उनके रोड शो में उनके नामांकन के वक्त। जी विकास, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इसी सीट से रविदास मेहरोत्रा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, तो कितनी कड़ी टक्कर आप इस वक्त देख पा रहे हैं लखनऊ से? जी, सबसे बड़ी बात खाली यही इस बात को दर्शाता है कि रविदास मल्होत्रा जो है यहाँ पर विधायक हैं इस बार। इससे पहले वो विधायकी का भी चुनाव हार गए थे यहाँ पर और एक विधायक और की तुलना उन्होंने की है कि स्थानीय नेता की बात कही है, लेकिन हम देख सकते हैं इस बार इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी रहता था। कांग्रेस के साथ उनका समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ है उसके बाद ये सीट उन्होंने उसके खाते में दी है। तो अगर ये माना जाए पूरे लखनऊ, राजधानी लखनऊ के परिदृश्य से, तो उनके सामने कोई बड़ी चुनौती है नहीं राजनाथ सिंह के सामने, क्योंकि लगातार उनकी एक बड़ी जीत लखनऊ से होती रही है। 5-5 लाख से चुनाव जीते हैं। तो ये जो विधायक है यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराने मात्र की बात है। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से यहाँ पर इतिहास रहा है राजधानी लखनऊ में 91 से लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे, लालजी टंडन बीच में एक बार सांसद रहे हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ से 14 से लगातार यहाँ पर सांसद रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है जो काम हुए हैं दिखता है। कोई अगर 10 साल पहले लखनऊ आया हो, 10 साल बाद आया हो, एक चीज बदली हुई, एक गली बदली हुई हो, पूरे शहर की पहचान ही बदल गई है। ये कहें कि जिस तरीके से जन सुविधाओं की बात हो, यहाँ पर आउटर रिंग रोड शुरू हो जाने के बाद आपको बता दें कि जो 1 लाख जो बाहर से बड़ी वाहन ट्रैफिक आता था उनका डाइवर्जन हो गया है। एक बड़ी जाम की समस्या से यहाँ मुक्ति दिलाने के लिए राजनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था आउटर रिंग रोड वो चालू हो गया है। तमाम सारे बड़े काम जो लखनऊ के लिए जरूरत होते हैं वो राजनाथ सिंह स्वयं उसे जो है मॉनिटरिंग कर उसको काम पूरा करवाते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। हर व्यक्ति की लखनऊ की समस्या राजनाथ सिंह अपनी समस्या मानते हैं। जी, यानी कि ये कहा जाए कि अगर राजनाथ सिंह जीत दर्ज करते हैं तो जो रास्ता है दिल्ली का, खासतौर पर क्योंकि कहते हैं कि अगर केंद्र में आना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, तो वो रास्ता कहीं ना कहीं साफ होगा।
जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ से प्रॉपर हरी झंडी हिल चुकी है यहाँ पर। इससे पहले भी ये राजधानी लखनऊ भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक अच्छी सीट रही है और यहाँ से लगातार उन्हीं की जीत दर्ज हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको और बताना चाहूंगा, लखनऊ में मिली जुली आबादी है, हर धर्म हर जात की। यहाँ पर उत्तराखंड के भी लोग रहते हैं, यहाँ मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह और ये इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो लगाव था जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के रहता है, राजधानी लखनऊ में दर्शाता है। जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है, जो मिलन एकता की बात कही जाती है, वो लखनऊ इस बात को हर बार सबूत देता है, हर बार एक नया कीर्तिमान दर्ज करता है। यहाँ पे सब लोग मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल और विकास को चुनने की राह की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लगातार इसे कई दशकों से देखते आ रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ जो है नजारा देखने को मिला है। हमने देखा कि स्वागत जो उनका हुआ, रोड शो हुआ, उसमें हर जाति, हर पंथ, हर मजहब के लोग यहाँ पर आए हुए थे। ये दर्शा रहा था कि उनका प्रेम जो है कह रहे हैं सभी के लिए, एक एक लखनऊ के आमजन के लिए उनके दिलों में है राजनाथ। उनके दिल में लोग बसते हैं तो लोगों के दिल में भी राजनाथ बसते हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को साक्षात्कार दिया है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर और मोदी की गारंटी से लेकर विकास कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 70 से ज्यादा चुनावी रैली और रोड शो किए गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस साक्षात्कार में कहा कि लोगों में भाजपा के प्रति असाधारण स्नेह देखा गया, कि जो ये रैलियां की गई हैं, जो चुनाव प्रचार किया गया। साथ ही पीएम ने कहा कि विपक्ष पहले दोनों चरणों में ही आउट हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी दैनिक को जो साक्षात्कार दिया है उसमें क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार फिर से उन्होंने विश्वास जताया कि 400 पार सीट जीत रहा है एनडीए। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षक है और पार्टी के नारे में लोगों की भावनाओं की झलक नजर आती है। साथ ही पीएम ने कहा कि अब की बार 400 पार नारे की उत्पत्ति बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है। वहीं अनुच्छेद 370 हमारे कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों के लिए भावनात्मक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब इस पर बड़ा फैसला लिया गया था तो हम सभी के दिलों को यह फैसला छू गया था। लोगों ने पीढ़ियों तक अनुच्छेद 370 हटने का इंतजार किया है, सालों साल इंतजार किया गया, उसके बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से और लोगों के बीच भाजपा को 370 सीटें देने का भी अब जो भावना है वो जागृत हुई है। एनडीए के लिए नारा अब की बार 400 पार लोगों के बीच से ही निकला है। और साथ ही पीएम ने कहा कि मेरे लिए गारंटी एक शब्द से कहीं अधिक है। जो प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं, अपनी गारंटी की बात करते हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि गारंटी मेरी कड़ी मेहनत और विश्वसनीयता से जुड़ी हुई है। गारंटी लोगों के लिए अधिक मेहनत करने के लिए हम सभी को प्रेरित करती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि स्वाभाविक रूप से लोगों को भी गारंटी का एहसास है और लोग देखते हैं कि मोदी जो भी गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी में कोई किंतु परंतु नहीं होता है। कांग्रेस के वादे लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका मात्र ही है। तो प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना विश्वसनीयता है, ना ही वादे पूरे करने की मंशा है। राम मंदिर हमारे देश के लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा है और 500 वर्ष तक सभ्यतागत संघर्ष सुलझा लिया गया, क्योंकि काफी सालों तक इंतजार किया गया राम मंदिर बनने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को यह साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़े काम किए गए हैं। महिलाओं को लखपति दीदी बनने और बेहतर भविष्य का सपना देखने की भी शक्ति मिली है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने इस साक्षात्कार में कही हैं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख कर लेते हैं कर्नाटक का, जहां पर प्रधानमंत्री बागलकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते पूरा। मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर, एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं, तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। और इसलिए मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी 24/7 फॉर 2047। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा उनसे एसपीजी के लोग फोटो ले लेना। आप हाथ नीचे करो बेटा, वो ले लेंगे। अब आप हाथ थक जाएगा आपका। हाँ, अरे बाबा साथियों, जिस कांग्रेस का एकमात्र काम सरकार में रहते हुए देश को लूटना है, उसे क्या आप इतने बड़े देश की जिम्मेवारी दे सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप समझ सकें तो जवाब देना। जवाब देंगे? जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटका को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटका का सरकारी खजाना खाली कर दिया। हालत ये हो गई है कि विधायकों को
विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि का पैसा तक समय से नहीं मिल पा रहा है और यहां के सरकारी कर्मचारी, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, क्योंकि भारत सरकार के पास इनकी अंदरूनी जानकारियां होती है और मैं आपको चेतावनी चौंकाना चाहता हूं। वो दिन दूर नहीं है जब कर्नाटका सरकार यहां के सरकारी मुलाजिमों को पेमेंट तक नहीं दे पाएगी, पेमेंट तक नहीं दे पाएगी। आपके बच्चे भूखे मर जाएं, ऐसी स्थिति ये लोग पैदा करके रखेंगे। जनहित की ऐसी कोई योजना नहीं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का शिकार न हुई, और इसलिए तो देश के सभी अनुभवी लोग कहते हैं, इतिहास भी कहता है, कांग्रेस आई तबाही लाई, कांग्रेस आई तबाही लाई। साथियों, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार नहीं चला रही है। कांग्रेस पार्टी यहां वसूली गैंग चला रहा है, वसूली गैंग चला रहा है। पूरी सरकार इसी प्लानिंग में लगी हुई है कि कहां से वसूली हो, खजाने में पैसा आए और उसको लूटकर अपनी तिजोरी भरें। हमारा कर्नाटका और बेंगलुरु, जिसे दुनिया में टेक हब पर जाना जाता है, टेक हब के रूप में पूरे विश्व में हमारे कर्नाटका ने देश का नाम ऊंचा किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और साथ ही कांग्रेस पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने इंदौर सीट से अपना नाम वापस ले लिया है। अक्षय कांति बम ने नामांकन फॉर्म अपना वापस ले लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस चुनावी मैदान में ही नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिस अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया था, उन्होंने अब अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से। आदित्य, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, बहुत बड़ी खबर है। इंदौर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम, वो अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय और वहां से अपना फॉर्म वापस लिया उन्होंने। और उनके साथ जब वो बाहर निकल रहे थे तो रमेश मेंदोला, जो इंदौर 1 से विधायक हैं, वो उनके साथ मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और थोड़ी देर बाद कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में अक्षय कांति बम जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। यानी कि बीजेपी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हालांकि ये हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो औपचारिक तौर पर पार्टी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तरीके से देखा जाए तो क्लीन स्वीप है और अब कोई मुकाबला कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल हुआ करता है मध्य प्रदेश में, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस की तरफ से इंदौर में कोई प्रत्याशी फिलहाल तो नहीं। जी, इस बार कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, उसी तरह से ठीक उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। आदित्य, देखिए, ये इसको एक तरीके से और देखा जाए, ये इंडिया अलायंस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। आप मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो खजुराहो की एक सीट थी
जिसको इंडिया अलायंस ने छोड़ा था, कांग्रेस ने छोड़ा था इंडिया अलायंस के लिए, और समाजवादी पार्टी से भी एक उम्मीदवार उतारे गए थे और उनका फॉर्म निरस्त हो गया था। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से क्लीन स्वीप मिला। और यहाँ पर भी अगर देखें तो बीजेपी के लिए एक तरीके से बिल्कुल मैदान साफ नजर आ रहा है। अब हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं वहां पर, लेकिन मुख्य मुकाबला अब फिलहाल कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है और बीजेपी के लिए राह एकदम आसान दिखाई दे रही है। और देखिए, ये सिलसिला मध्य प्रदेश में चल रहा है। आप अगर जनवरी से लेकर अब तक देखेंगे तो करीब करीब 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और ये इस तरीके से चुनाव से ठीक पहले एक प्रत्याशी का आना ये एक बड़ी खबर हो जाता है और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक अगर कहें तो वो आज इंदौर से अक्षय कांति बम ने दे दिया। जी आदित्य, भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त अगर देखा जाए तो शंकर लालवानी को वहां से सीट अपना टिकट दिया है, तो क्या ये माना जाए कि उनकी जीत लगभग तय है क्योंकि कड़ी टक्कर देने वाला अब कोई प्रत्याशी नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होता है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब कांग्रेस के उम्मीदवार अब इंदौर में नहीं बचे हैं, कुछ प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और ऐसे में अब देखा जाए तो बहुत आसान हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए इंदौर। हालांकि इंदौर वो सीट रही है जहां से बीजेपी के एक तरीके से बीजेपी लंबे समय से वहां जीतते भी आ रही है। सुमित्रा महाजन लंबे समय से वहां से सांसद रही। उसके बाद शंकर लालवानी को पिछली बार टिकट दिया गया, शंकर लालवानी अच्छे खासे मार्जिन से वहां से चुनाव जीते थे। इस बार फिर शंकर लालवानी पर पार्टी ने भरोसा जताया था। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो सामने जो आपका प्रतिद्वंदी था, जो मुख्य प्रतिद्वंदी था, वही मैदान से बाहर हो गया और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि कहीं और चले गए हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं। और एक तरीके से अब देखा जाए तो वही प्रत्याशी जिसके लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इंदौर में सभाएं कर रहे थे, जिसके पक्ष में वोट मांग रहे थे, अब वही प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पर पहुंचते हैं और डीएम के ऑफिस पहुंचते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अपना फॉर्म वापस ले लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज इंदौर से जो है, केवल इंदौर ही नहीं कहेंगे, इसका एक बहुत बड़ा असर पूरे प्रदेश में जाएगा, एक मैसेज बहुत बड़ा प्रदेश में जाएगा। और कांग्रेस को अब इस पूरे मामले को टैकल करना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा आने वाले समय। जी आदित्य, अगर देखा जाए तो अक्षय कांति जिन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस लिया है, अपना पर्चा वापस लिया है, क्या उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान अभी तक सामने आया कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, अभी तक कोई बयान उनका नहीं आया है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने, लेकिन हाँ, कलेक्टर थोड़ी देर पहले बाइट दे रहे थे। डीएम जो है उन्होंने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि जरूर कर दी है। और देखिए, आमतौर पर ये मध्य प्रदेश में देखा गया है, जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, अभी तक जो मैंने आपको आंकड़ा बताया ना, इस आंकड़े में 90% कांग्रेस के कार्यकर्ता 2-3 बातें बोल रहे हैं। एक तो वो ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान राम की, तो जो उसका अपमान हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जो बयानबाजियां हुई, कहीं ना कहीं वो उससे आहत नजर आए। दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस की लीडरशिप मध्य प्रदेश में काम कर रही है, या राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरीके से जिस लाइन पर काम कर रहा है, उन लोगों का ये कहना था कि वो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रहा था। कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो यही कह रहे थे कि पहले की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। सम्मान जो उनको कांग्रेस में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये आमतौर पर कॉमन बातें हैं कृतिका, जो हर व्यक्ति जो कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है तो इस तरह की बातें बोलता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब अक्षय कांति बम मीडिया के सामने आएंगे या बात रखेंगे तो हो सकता है कि वो भी इसी तरह की बातें बोलते हुए दिखाई दे। जी ये भी जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं इस वक्त अक्षय कांति। आदित्य, मैंने कहा ना थोड़ी देर में हो सकता है कि औपचारिक तौर पर ये तस्वीर आ जाए हमारे सामने, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने तो इसकी पुष्टि करी दी है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और एक सेल्फी लिए कैलाश विजयवर्गीय आगे बैठे हुए हैं, पीछे रमेश मेंदोला और उनके साइड में अक्षय कांति बम बैठे हुए एक गाड़ी में। और कैलाश विजयवर्गीय उस पर लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में अक्षय कांति बम जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। यानी कि बीजेपी ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। अब बस जो अंग वस्त्र होता है भारतीय जनता पार्टी का वो पहनाते हुए उनको एक तस्वीर आ सकती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है थोड़ी देर। जी आदित्य, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कई सारे इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं और कांग्रेस ये बीच में ये भी खबर सामने आई थी कांग्रेस की कि कांग्रेस के पास में लोग ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए और जो लोग हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो क्या इस जो अब खबर सामने आई है, जो जानकारी मिल रही है, क्या उससे ये माना जाए कि वाकई कांग्रेस के पास में लोग नहीं है, उम्मीदवार नहीं है?
देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा ही रही है, और जो हाल में जो 2 चरणों में जब चुनाव हुए और जब वोटिंग परसेंटेज भी गिरा, तो उसको लेकर जब हम कांग्रेस के लोगों से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो बूथ पर बैठने तक के लिए कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। सुबह 1-2 घंटे के लिए बूथ पर कुछ कार्यकर्ता देखे, और उसके बाद 12 बजे के बाद तो वहां बूथ पर भी कार्यकर्ता नजर नहीं आए, यानी बिल्कुल। बूथ पर तो लोग बैठते हैं पार्टियों की तरफ से प्रतिनिधि, वो भी वहां पर नजर नहीं आए। तो इस तरीके के आरोप तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ लगा ही रही है। और देखिए, ये भगदड़ तो आज से नहीं मची है, ये भगदड़ तो पिछले 3 महीने से मची हुई है कांग्रेस के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, कांग्रेस को ये सोचना भी होगा यहाँ पे कि आखिर ये क्या वजह हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। छोटे कार्यकर्ता नहीं है, देखिए कई पूर्व बड़े ऐसे केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता रहे हैं, सुरेश पचौरी हाल में आए, उसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, सींचा है एक तरीके से, वो कांग्रेस छोड़कर चुनाव से ठीक पहले जब भारतीय जनता पार्टी में अगर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय कांग्रेस के लिए जरूर है। और ये वो उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अब आइडियोलॉजी काम कर रही है, वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे हैं वो पुरानी कांग्रेस और अब की कांग्रेस में। और कुछ वर्तमान के मुद्दे भी हैं जिन पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जी, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी तो मैच नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में तो है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका से भी धीरे धीरे इस तरीके से गायब होती जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हाल में विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स बताते हैं, 163 बीजेपी को आते हैं और बहुत कम मामूली विधायक जो हैं वो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो वो कांग्रेस के जीत कर आते हैं। तो एक बहुत बड़े जिसे कहें कि सेटबैक से पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों में तो कांग्रेस गुजरी है। उसके बाद आ गए लोकसभा चुनाव ठीक 6 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो पिछले 3 महीने बाद से ही, विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद से एक भगदड़ चालू हो गई मध्य प्रदेश में अगर देखें तो। और वो भगदड़ ऐसी चालू हुई है कि वो चुनाव के ठीक पहले तक, यानी कि नाम वापसी होने तक की जो प्रक्रिया हो रही है, वहां तक भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी, आमतौर पर ये होता है कि प्रत्याशी जिसको टिकट नहीं मिलता है वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होता है। ऐसे तो कई लोग हैं ही, लेकिन जिनको टिकट मिल गया है कांग्रेस की तरफ से, वो खुद चुनाव लड़ने को अब तैयार नहीं हो रहे, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है कांग्रेस के अंदर। अगर कांग्रेस अपने आप को एक बहुत सालों पुरानी एक बड़ी पार्टी कहती है, आजादी के बाद की एक बड़ी पार्टी कहती है, तो कहीं ना कहीं ये एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, और कांग्रेस को इस पर अब वर्कआउट करने की भी आवश्यकता है। जी बिल्कुल, ठीक है आदित्य, आप लगातार बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। जिस तरीके से ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर आपको बता दें कि कांति ने, जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नामांकन पत्र ही वापस ले लिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये निश्चित तौर पर गुजरात के सूरत में इस तरह की बात हुई थी, उसके बाद अब ये मध्य प्रदेश में हो रही है, और नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही गंभीर विषय है सोचने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कोई सीक्वेंस लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता छोड़ करके जा रहे हैं, और एक बात तो है कांग्रेस कुछ भी दावा करे, लेकिन जो लोग ये जो भी वहां के जिनको टिकट मिला है जो छोड़ रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत पता है। ये लोग जो भी वहां पर राजनीति कर रहे हैं इतने दिनों से, उनको पता है कि नतीजा क्या होना है। और आजकल चुनाव में इतना ज्यादा खर्च होता है, जब आपको हार बिल्कुल दिख रही है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तो अनावश्यक सिर्फ इसलिए कि पार्टी ने दिया है, अब जो भी उनका निर्णय रहा हो जिसकी तरह से निर्णय, लेकिन कहीं ना कहीं ये जताता है कि एक तो जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था कि वो उसकी इतनी पराजय क्यों हुई है, उसके बाद कोर्स करेक्शन करना चाहिए था। कोर्स करेक्शन करने के बजाय कांग्रेस का जो हाई कमान है वो उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है और उसमें किसी तरह का कोर्स करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं जिस तरह से, तो कार्यकर्ता को सामने न तो नीति है न रणनीति है और किसी तरह की प्रतिबद्धता नहीं है, इसमें राष्ट्रीयता की भावना भी नहीं है। जिस तरह की अभी बातें चल रही हैं
कुल मिलाकर के जो मैनिफेस्टो में बात कही गई है जी, वो नई नई चीजें वो किसी के गले नहीं उतर रही हैं। उसको तो कार्यकर्ता को वो नेता को ये आभास है कि होने क्या वाला है। और मैं यही कहूंगा, राजनीति में हो या चाहे जो भी हो, राजनीति में कोई सन्यासी बनने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल। राजनीति में लोग आप जीतने के लिए आते हैं, आप देश के लिए काम करने के लिए आते हैं, और एक आप आइडियोलॉजी के तहत आते हैं। पता ही नहीं है कि आइडियोलॉजी क्या है। इंदिरा की आइडियोलॉजी थी कि जात पर न पात पर, राहुल जी कह रहे हैं कि नहीं, हम उनका था जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा की बात पर। राहुल जी कह रहे हैं कि हम सबसे पहले जाति जनगणना करवाएंगे, सबका एक्सरे करवाएंगे, और पता नहीं इनहेरिटेंस टैक्स लगवाएंगे। अब कोई भी जो जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है, इन सवालों का जब जनता पूछेगी, मतदाता पूछेगा कि इसका क्या मतलब है, वो क्या जवाब देगा, उसके पास क्या जवाब है। तो ये जो पशुपेश है, जो कांग्रेस अपने अंतर विरोध से घिरती जा रही है, इसका इलाज तो कांग्रेस ही करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं, और अब एक और जो नया झटका है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से लगा, जहां पर प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने जो चुनाव लड़ रहे थे, अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था, उन्होंने अब अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। लेकिन आने वाले समय में क्या ये जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए एक्सप्रेस 100 सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।